हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बरू क्लासेज। देखिए सीईटी का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो ये अंतिम प्रहार की क्लासों के माध्यम से हम मुख्य प्रश्न सॉल्व करेंगे जो परीक्षा में आने की दृष्टि से उपयुक्त है एवं मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए राजस्थान प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई इन दोनों के मध्य में कितना अंतर है ये आपको बताना है। कितना 22 किलोमीटर है, 43 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर है या फिर 26 किलोमीटर है, कितना है। अगर देखिए आपको पता है कि इसकी जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो आप एक प्रकार के कैलकुलेशन के माध्यम से निकाल पाएंगे। देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी है 826, ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की है 869। अब इसमें से ये घटा दीजिए, 9 में से 6 कितने, 3, 6 में से 2, पीछे रहे 4, तो कितने 43 किलोमीटर जो है ये निकल आएगी। लेकिन आप कैलकुलेशन करने में जो टाइम जाएगा उससे अच्छा है कि आप इसको डायरेक्ट याद रखें कि कितनी है 43 किलोमीटर जो इन दोनों के मध्य में क्या है, अंतर है। अगला देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। ध्यान से समझिएगा कि संभाग पूछा जा रहा है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को हल्के से हल्के में मत लीजिए। देखिए अक्सर होता क्या है कि आप जो है बड़े बड़े क्वेश्चन उसमें उलझ जाते हैं और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों में आप कहते हैं कि ये तो साधारण है, इसको समझना क्या है। लेकिन कभी कभार ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जिसके कारण आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा। इसलिए सटीक जानकारी होना बेहद आवश्यक है। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। क्या भरतपुर है, उदयपुर है, कोटा है या फिर जोधपुर, कौन सा हो जाएगा बताइए। इसका आपने हो जाएगा कोटा संभाग। ये क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे छोटा है, लेकिन ये बड़ों में भी आता है। कब आता है, जब नदियों का पूछा जाता है। नदियाँ इस संभाग में क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है। और इस अपने इस दृष्टि से देखा जाए तो ये कैसा है, ये बड़ा संभाग है, ठीक है। ये भी साथ में याद रखें। अगला देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, यहाँ पर क्या है, आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्या वी एन राय, जयनारायण व्यास, एस के घोष या फिर देवीलाल सामर। जल्दी से बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही होता है कौन सा, एस के घोष। इनको जो है अपने राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष माना जाता है, ठीक है। और जयनारायण व्यास इनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान का नगीना नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है बताइए। क्या डॉक्टर नगेंद्र सिंह है, अशोक टांक, कैलाश चांकला या फिर राजेंद्र सिंह। देखिए अक्सर आप पढ़ते हैं राजस्थान का गांधी, या फिर कहीं भीष्म पितामह, या फिर आप पढ़ लेते हैं कोई अलग अलग उपाधियाँ बहुत सारी होती हैं, शेर है राजस्थान, इस प्रकार से। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत से लोगों ने तो पहली बार देखा होगा कि राजस्थान का नगीना कौन है। जिनको ये अगले वाले 3 ऑप्शन के बारे में ध्यान है वो तो ज़रूर बता देंगे, और वो तुक्का भी आपका सही होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। इनको राजस्थान का नगीना कहा जाता है। अब अगले जो बच गए हैं वो ये अशोक टांक है, इनको कहेंगे अपन कैमल मैन, कैमल मैन, ठीक है। कैमल मैन कहे जाएंगे अशोक टांक। और ये भी कैलाश सांखला है, ये हो जाएगी अपने कौन से, टाइगर मैन। कौन से मैन हो जाएंगे, टाइगर मैन। और ये राजेंद्र सिंह है, ये है वाटर मैन। इन मैन को याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मैन है अपने लिए पढ़ने के लिए। अब देखिए, मालानी क्षेत्र किस जिले में आता है। मालानी, क्या झालावाड़, अलवर, बाड़मेर या फिर जोधपुर में। देखिए इसमें क्या म से आते हैं कुछ नाम, तो कन्फ्यूजन हो तो ये जो झालावाड़ वाला है इसको तो अपन मालवा वाला क्षेत्र कहेंगे, ठीक है, मालवा। इसमें झालावाड़, कोटा, बूंदी, ये हड़ौती वाला मालवा में आएगा। और ये अलवर है, ये क्षेत्र आएगा मेवात। कौन सा आएगा, मेवात, ठीक है, जहाँ की मेवाती बोली भी है, तो ये मेवात हो जाएगा। अब जोधपुर वाला तो क्या होगा, मारवाड़, मारवाड़, ठीक है, ये क्षेत्र मारवाड़ होगा।
लेकिन मालानी पूछा जाता है तो ये कौन सा होगा, बाड़मेर होगा। और मालानी किस नाम पर पड़ा, तो अपने जो लोक देवता है मल्लीनाथ जी, ये मल्लीनाथ जी शासक भी रह चुके हैं यहाँ के बीकानेर के, ठीक है, मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही इस आसपास के क्षेत्र को मालानी कहा जाने लगा था, ये भी ध्यान रखें। और मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है, जो राजस्थान का प्रथम पशु मेला कहा जाता है, वेरी गुड, तिलवाड़ा। और ये तिलवाड़ा कहाँ पर है, यहीं पर है अपने बाड़मेर में। अगला देखिए, लाठी सीरीज कहाँ पाई जाती है, क्या नागौर से अजमेर के मध्य, क्या सिलाना से कटरा के मध्य, क्या पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य, या फिर सिरोही से झुंझुनू के मध्य। देखिए ऐसे ऐसे ऑप्शन के माध्यम से मैं क्वेश्चन लाया हूँ, जिनके माध्यम से अगर मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको 3-4 क्वेश्चन जो यहाँ से सॉल्व होते हैं, तो आपके लिए फ़ायदा है एक प्रकार से। और इसी खुशी में आप क्या करें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, अपने उसमें कोई टाइम नहीं जाएगा, ऐसे ऊपर करके दबा दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। लाठी सीरीज पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है बताइए, ये नागौर से अजमेर के मध्य में, यहाँ पर क्या पाई जाती है, कुबड़ पट्टी, ठीक है। कौन सी पट्टी पाई जाएगी, कुबड़ पट्टी जो है ये नागौर से अजमेर के मध्य। और सिलाना से कटरा, ये तो क्या है, सिलाना कहाँ पर, धौलपुर, और कटरा जैसलमेर। ये तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई अपने राजस्थान की रही, मतलब पूर्वतम स्थान और पश्चिमतम। अब देखिए तीसरा ऑप्शन है पोखरण से मोहनगढ़, या फिर सिरोही से झुंझुनू। सिरोही से लेकर झुंझुनू तक क्या है, अरावली, ठीक है, अरावली का विस्तार अपने राजस्थान में, अरावली। और ये हो गया अपना सही उत्तर। पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के मध्य ये है लाठी सीरीज। ये क्या है कि एक मीठे पानी की जो पट्टी है, और इस जमीन के नीचे मतलब क्या है, मीठा पानी। बाकी मरुस्थल क्षेत्र में ज़्यादातर खारा पानी ही देखने को मिलता है अपने को, इसलिए वहाँ पर झीलें भी पाई जाती हैं, जिन्हें पलाया झीलें कहा जाता है। निम्न में से कौन सी मृदा श्री गंगानगर में नहीं पाई जाती, नाम सुन लीजिए, साइरोजेम्स, रेवेरिना, मरुस्थली मृदा, या फिर जिप्सी फेरस। ये अपने साइरोजेम्स ये भी पाई जाती है, रेवेरिना बिल्कुल ये भी, मरुस्थली मृदा क्या पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, ठीक है। तो ये जिप्सी फेरस यहाँ पर श्री गंगानगर में नहीं पाई जाएगी। तो ये जिप्सी फेरस कहाँ पाई जाएगी, बिल्कुल ये क्या है, जिप्सी फेरस का तो बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया था कि ये कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाएगी, बीकानेर में। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला देखिए, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश का सूचक क्या है, यानी उष्ण कटिबंधीय अपने आर्द्र जलवायु प्रदेश है, उसको डायरेक्ट ये किस नाम से जो अपने है, क्या कोपेन, कोपेन का जो वर्गीकरण था उसने किस नाम से बताया है इस उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश को, क्या BWSW, या फिर AW, BSHW, या फिर CWG। आर्द्र यानी बिल्कुल आर्द्र। अब तो बता देंगे आप कौन सा हो जाएगा, AW, ठीक है, ये सही हो जाएगा इसका। और ये देखिए, ये जो BWHW है ये तो पूर्ण शुष्क क्षेत्र ये आएगा, ठीक है। और अर्ध शुष्क कौन सा आएगा, BSHW। और ये CWG ये कैसा आएगा, अपने मैदानी वाला, ठीक है, मैदान, ये अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क। अगला देखिए, कोठारी नदी पर बने मेजा बांध। देखिए यहाँ पर आपका एक उत्तर भी निकलता है कि कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, मेजा बांध। या फिर मेजा बांध किस नदी पर है, तो कोठारी नदी पर। तो कोठारी नदी पर बने मेजा बांध से किस शहर को जल उपलब्ध होता है, कौन सा शहर इससे लाभान्वित होता है बताइए, क्या भीलवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, या फिर अजमेर। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसका अपना, ये जो भीलवाड़ा है इस शहर को लाभ मिलता है पानी का पूर्ण रूप से किससे, मेजा बांध से, ठीक है। मेजा बांध को मतलब नदी पर बांध बनाया और उससे नहरें निकाली, और ये कहाँ पर उपलब्ध जल होगा, अपने भीलवाड़ा शहर को। अगला देखिए, राजस्थान का सबसे नवीनतम जंतुआलय कौन सा है,
ठीक है। जंतुआल्य कौन सा बताइए, देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य, जंतुआल्य ये अलग अलग है। तो ये नवीनतम जो जंतुआल्य बना ये कौन सा है? क्या जोधपुर जंतुआल्य है, बीकानेर है, उदयपुर है या फिर कोटा है? बताइए कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, ये कोटा जंतुआल्य, ये एकदम नवीनतम जंतुआल्य माना जाता है। ये जो अपने उदयपुर जंतुआलय है, ये गोडावण पक्षी की कृत्रिम प्रकार से जो प्रजनन केंद्र है वो स्थापित किया गया है। ये याद रखें, गोडावण का क्या है यहाँ पर, कृत्रिम प्रजनन केंद्र है। ठीक है, ये स्थापित किया गया है, यहाँ पर ध्यान रखें। और उदयपुर जंतुआलय गुलाब बाग में है, गुलाब बाग, उदयपुर के गुलाब बाग में जो है ये उदयपुर जंतुआलय है, ये भी ध्यान में रखें। अगला देखिए, पिछली शाम को, अब आपने देखिए मिक्स में लिए हैं, पहले अपने राजस्थान के भूगोल के कुछ मुख्य प्रश्न लिए और अब लिए अपने कौन से, कला एवं संस्कृति के। तो बताइए, पिछली शाम को बचे हुए भोजन का सुबह के समय नाश्ता करना, यानी नाश्ते के रूप में प्रयोग करना है। जैसे शाम को बच गया और सुबह उसका नाश्ता करना, तो ये जो नाश्ता है वो क्या कहलाएगा? क्या कलेवा, भात, शीरा या फिर शीरावान? बताइए। हाँ, तो बताइए क्या होगा। देखिए कलेवा जो है ये तो सुबह का भोजन, अब कह रहे हैं तो आपने सुबह का ही पूछा है, लेकिन सुबह का नहीं, जो शाम को बच गया और सुबह उसको खाना। ठीक है, तो डायरेक्ट सुबह खाना कलेवा। ये भात क्या होता है, ये भात ये अपने मध्य जैसे दोपहर को भोजन करना है, इसको आप कहे दोपहर, दोपहर को जब भोजन करते हैं उसको अपने भात कहते हैं। और शीरा, शीरा क्या होता है, जो गेहूँ और इसमें घी को इस प्रकार से भूनकर जो बनाया जाता है घी और गेहूँ को, तो ये हो जाएगा शीरा। और अपना सही उत्तर क्या होता है, शीरावान। जो पिछली शाम को बच गया होता है सुबह उसको खाना क्या कहलाएगा, शीरावान। बात कंप्लीट। अगले पर देखिए, छेल कड़ा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कौन सा कड़ा? छेल कड़ा। बताइए, क्या पैर में, हाथ में, कान में या गले में? अगर कोई इस तक पहुंचता है कि जो कड़ा नामक है वो या तो हाथ तक या फिर पैर, या फिर हाथ में या फिर पैर में, लेकिन छेल कड़ा जो है वो कहाँ पहना जाएगा? पैर में, ये ध्यान रखें। ठीक है, पैर में छेल कड़ा। इसके अलावा भी पैर के बहुत से आभूषण होते हैं, जैसे आंवला हो गया, ये मुख्य मुख्य बता रहा हूँ, बाकी जो जो अपने तोड़ियाँ वगैरह ये तो पता ही होगा। ठीक है, आंवला हो गया और छेल कड़ा, ये मुख्य मुख्य जो आभूषण वो याद रखने। चितेरों की ओवरी नामक चित्रकला का विद्यालय, ध्यान से समझिएगा, चितेरों की ओवरी नामक चित्रकला का विद्यालय किस शासक द्वारा खोला गया था? उसने कौन सा विद्यालय खोला है? चितेरों की ओवरी। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तस्वीरों कारखानों। ठीक है, कारखानों, तस्वीरों और कारखानों या फिर चितेरों के ओवरी नाम से प्रसिद्ध ये जो चित्रशाला का विश्वविद्यालय है, अपने विद्यालय है, ये किस शासक ने खोला? क्या जसवंत सिंह प्रथम ने, जगत सिंह प्रथम ने, राणा कुंभा ने या फिर राम सिंह द्वितीय ने? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कौन सा, जगत सिंह प्रथम ने जो है इस चित्रशाला का जो है निर्माण किया था। देखिए चित्रकला का क्वेश्चन है तो एक मैं और भी आपको बता देता हूँ कि प्रथम जो है, प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा था अपने मेवाड़ से जो निकला था, जो अपने मिला है मेवाड़ से, वो प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? बताइए। बिल्कुल सही, श्रावक प्रतिक्रमण। कुछ अटपटा नाम है लेकिन याद हो जाएगा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, श्रीलाल जोशी को फट चित्रण के लिए किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? श्रीलाल जोशी को बताइए, पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2002, 2012, 2006 या फिर 2010 में? इसका सही उत्तर होता है अपना कौन सा, 2006 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। श्रीलाल जोशी जो कि
फट चित्रण से संबंधित है। और फट चित्रण के लिए अपने प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा कहाँ पर है? शाहपुरा है भीलवाड़ा में। ठीक है, और श्रीलाल जोशी के अलावा एक महिला भी है जिनका नाम क्या है? पार्वती जोशी। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फट चित्रण को अंतर्राष्ट्रीय जो उपलब्धि है या प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो वो दिलाई है अपने श्रीलाल जोशी ने। ठीक है, अगला देखिए, फल्गु, ये फल्गु बाई है। ठीक है, फल्गु बाई किस नृत्य से संबंधित है? क्या तेरे ताली से, कालबेलिया नृत्य से, वालर नृत्य से, या फिर चरी नृत्य से? बताइए। ये तेरे ताली जो नृत्य है इससे तो अपने मांगी बाई संबंधित है। यहाँ पर कौन? मांगी बाई। एक और है जिनका नाम क्या है? लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास, ये भी इस नृत्य से संबंधित है। ये रामदेव जी के आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। रामदेवरा में सर्वाधिक किया जाता है। कामर जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। 13 मंजीरे होते हैं, 13 घुंघरू बांधे जाते हैं और 13 प्रकार की कलाकृतियों से ये नृत्य किया जाता है। ओके, अगला देखिए, कालबेलिया ये है। कालबेलिया से कौन कौन संबंधित है बताइए। इस कालबेलिया के लिए प्रसिद्ध अपने गुलाबो एक हुई है, गुलाबो, जिसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करवाई यहाँ पर। तो गुलाबो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना मानी जाती है। ये वालर को देखिए, ये वालर है अपने ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, ग्रासिया। और ये क्या कैसा नृत्य है? इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। जो वाद्य यंत्र है उसका इसमें प्रयोग बिल्कुल भी क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर अपने क्या हो जाएगा? चरी नृत्य। ये फल्गुबाई चरी नृत्यांगना है, ये ध्यान रखें। अगला देखिए, किस जिले में थली बोली नहीं बोली जाती? कौन सी बोली? बोली का नाम है थली। ये थली बोली निम्न में से किस जिले में नहीं बोली जाती? श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, या फिर चूरू? देखिए, ये श्री गंगानगर में बोली जाती है, बिल्कुल सही। बीकानेर में तो डायरेक्ट पूछा जाता है तो ये बीकानेर ही इसका राइट है, क्योंकि सर्वाधिक यही बोली जाती है। तो इसमें श्री गंगानगर भी शामिल होता है, बीकानेर भी आता है, चूरू क्षेत्र में भी बोली जाती है, लेकिन ये बाड़मेर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये थली बोली नहीं बोली जाती, ये ध्यान रखें। ठीक है, अगला देखिए, जागती ज्योत नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? सॉरी, कहाँ पर किया गया? ठीक है, जागती ज्योत पत्रिका बताइए। बीकानेर में, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, या फिर जोधपुर में? तो ये जो पत्रिका है इसका प्रकाशन हमने बीकानेर में किया गया। कहाँ पर किया गया? बीकानेर में इस जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया गया। उसके अलावा जो जयपुर है इसमें भी 2 पत्रिकाएं प्रकाशित हुई तो बहुत सी है, लेकिन मैं 2-3 आपको मुख्य बताता हूँ। एक तो मरुवाणी, ठीक है, एक कौन सी है? मरुवाणी। एक नखलिस्तान, ये नाम याद रखें, मरुवाणी, नखलिस्तान और सिंधुदूत। ये मुख्य पत्रिका है जो अपने जयपुर में प्रकाशित हुई है, मरुवाणी, नखलिस्तान और सिंधुदूत। उसके अलावा जो ये उदयपुर है, उस उदयपुर में कौन कौन सी पत्रिका प्रकाशित हुई है? एक तो है मधुमती, मधुमती, ठीक है, मधुमती, बस इतना ही बहुत है इसके लिए। मधुमती याद रखें, मधुमती उदयपुर में। और ये अपने जोधपुर है, जोधपुर की एक पत्रिका है जो जोधपुर में एक स्थान है चौपासनी, चौपासनी, ठीक है, इस चौपासनी नामक स्थान से ये प्रकाशित हुई है। और उस पत्रिका का नाम क्या है? परंपरा। परंपरा पत्रिका का नाम है। चौपासनी नामक स्थान कहाँ पर है? जोधपुर में। तो ये हो गई मुख्य बातें। उसके अलावा देखिए, सुगनी बाई, नाम क्या है? सुगनी बाई किस लोक देवता की शिष्या थी बताइए? संत दादू की, जाम्बो जी, रामदेव जी, या फिर जसनाथ जी?
ये एक अलग सा क्वेश्चन लग रहा होगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये पहली बार देखा होगा। देखिए, आप डाली बाई नाम तो बहुत बार सुनते हैं, लेकिन उसके साथ ही आप सुगनी बाई नाम नहीं सुनती। आपने शायद कम ही पढ़ा होगा डाली बाई। ये डाली बाई भी उनकी शिष्या थी। अब तो बहुत से लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपने? रामदेव जी इसका उत्तर सही है। ठीक है, रामदेव जी की शिष्या डाली बाई है, सुगनी बाई ये इनकी शिष्या है। उसके अलावा जो अपने आई माता है, आई माता, ये भी इनकी शिष्या मानी जाती है, आई माता। ठीक है, जैसे डाली बाई उनकी बहन भी मानी जाती है। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत मावजी, संत रामदास जी, स्वामी लालगिरी या फिर संत पीपा? बताइए कौन सा सही होगा? निष्कलंक संप्रदाय बिल्कुल सही है, संत मावजी। इन्होंने जो है निष्कलंक संप्रदाय की क्या की है? स्थापना की है। और इन्होंने ये अपने डूंगरपुर में कौन सा मेला है? बताइए, त्रिवेणी संगम का मेला कौन सा है? वेरी गुड, बेणेश्वर। बेणेश्वर। तो इस बेणेश्वर मेले की शुरुआत किन्होंने की थी? संत मावजी ने, ये भी ध्यान रखें। और इसमें कब मेला कब भरता है? ये माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। ठीक है, माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला भरता है। और पुष्कर का मेला, इन दोनों में कन्फ्यूजन न हो इसलिए बताइए, कार्तिक में। ठीक है, कब? कार्तिक। तो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है अपने कौन सा? पुष्कर वाला। और माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला। ठीक है, अगले पर चलते हैं। द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में या फिर अजमेर में? बताइए, द्वारिकाधीश। वेरी गुड, बिल्कुल सही। कौन सा हो जाएगा अपना? राजसमंद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये यहाँ पर है। अगला देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, जॉन मार्शल, वी.एस. सुख्तांकर, अलेक्जेंडर कलिंगम या फिर दयाराम साहनी? क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा? अलेक्जेंडर कलिंगम, ये सही हो जाएगा। देखिए, कोई अपने जैसे तुक्का मारने की कोशिश ना करे, क्योंकि बहुत से जगह सुना है कि दयाराम साहनी ने ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी और अनेक सी सभ्यताओं में इनका योगदान रहा है, इस कारण ये भी हो सकता है। लेकिन सही क्या हो जाएगा अपने? अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, अगला देखिए, राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? कौन सा संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय का, ये आपको बताना है। क्या बड़वा स्तंभ लेख, गोसुंडी शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख या फिर घटियाला अभिलेख? क्या उत्तर होता है इसका? बिल्कुल सही। कौन सा हो जाएगा? गोसुंडी शिलालेख इसका सही उत्तर होता है। उसके अलावा ये मानमोरी शिलालेख कौन सा है? जो अपने टोड ने कहाँ पर फेंक दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंक दिया था। ये वही का है, हमने कौन सा? मानमोरी शिलालेख। ठीक है, टोड ने समुद्र में कौन सा शिलालेख फेंका था, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मानमोरी का इसका उत्तर क्या होता है अपने सही? गोसुंडी शिलालेख। अगला देखिए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या एपिग्राफी या फिर क्वाइनोलॉजी या फिर न्यूमिस्मेटिक्स या फिर पंचमार्क? क्या उत्तर सही होता है? बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? न्यूमिस्मेटिक्स। ये जो है सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। और सिक्के भी याद रखने हैं, जैसे विजय शाही, भीम शाही, ये कहाँ के? जोधपुर के। और उसके अलावा सालिम शाही, ये सिक्के देखिए, सालिम सिंह की हवेली, ये थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सालिम सिंह की हवेली पूछी जाती है, कहाँ पर है? जो हवेलियों का शहर कौन सा है? जरोखोर हवेलियों का शहर जैसलमेर। बिल्कुल। तो सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर। और सालिम शाही सिक्के पूछे जाते हैं तो सिक्के, तो ये कहाँ के हो जाएंगे? बांसवाड़ा के, बांसवाड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखें। अगला देखिए,
अरबी यात्री सुलेमान ने इस्लाम का शत्रु किस शासक को कहा है? क्या नागभट्ट प्रथम को, मिहिर भोज को, महेंद्रपाल प्रथम को या फिर वत्सराज को? आपको हिंट देता हूँ, वह शासक जिसने पिता की हत्या की थी, जो अपने प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। कौन सा है वो? मिहिर भोज। मिहिर भोज को अरबी यात्री सुलेमान ने इस्लाम का शत्रु कहा था। इस्लाम का शत्रु, ये याद रखें। और इसी अरबी यात्री सुलेमान ने हिंदुस्तान को क्या कहा था? इस अपने हिंदुस्तान को क्या कहा था? हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान को इसने कहा था काफिरों का देश। काफिरों का देश कहा था, ठीक है। अगला देखिए, मराठों ने राजपुताने की किस रियासत में सर्वप्रथम हस्तक्षेप किया? क्या कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ या फिर अजमेर? सर्वप्रथम हस्तक्षेप कब किया था और कौन सी रियासत से किया था, ये बताइए। तो बिल्कुल सही, वो कहाँ पर किया था इन्होंने? बूंदी में। बूंदी रियासत में क्या किया था? सर्वप्रथम मराठों ने हस्तक्षेप किया और फिर घुसते घुसते कहाँ पर आगे, अपने पूरे राजस्थान में फैल गई। लेकिन इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन सी दो रियासतें थी जिन पर मराठों का मतलब अधिकार नहीं हुआ था, एक प्रकार से यूं कहे तो वे दो रियासतें बच गई थी। जैसलमेर और बाड़मेर, ये याद रखें। कौन सी? सॉरी, जैसलमेर और कौन सी थी? जैसलमेर और थी अपनी बीकानेर, ठीक है। जैसलमेर और बीकानेर, ये दो जो रियासतें हैं, ये क्या है, बच गई थी, जिस पर मराठों का अधिकार नहीं हुआ। और किस पर किया? सर्वप्रथम हस्तक्षेप किया और उसके बाद यहीं पर अधिकार किया गया, वो कौन सी है? बूंदी। अगला देखिए, एक ही आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? क्या गोविंद गिरी के द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा, साधु सीताराम दास या फिर नैनूराम शर्मा? क्या उत्तर सही होता है इसका? मोतीलाल तेजावत। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था अपने? एक ही आंदोलन, ठीक है। और इन गोविंद गिरी ने एक आंदोलन चलाया था, जिनका नाम क्या था? जिस आंदोलन का नाम था अपने भगत आंदोलन, ठीक है। भगत आंदोलन ये चलाया था गोविंद गिरी के द्वारा। और साधु सीताराम दास ये अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। बिजोलिया। और इसके अलावा जो ये नैनूराम शर्मा है, ये अपने जो कोटा क्षेत्र है अपने, ये कोटा प्रजामंडल के क्या थे? संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? क्या जयनारायण व्यास ने, किशन लाल सोनी ने, रमेश चंद्र ओझा ने या फिर मीठालाल व्यास के द्वारा? ये जो जयनारायण व्यास है, इन्होंने स्थापना की थी जोधपुर प्रजामंडल की। और इन्होंने अपने जालोर के जो है प्रसिद्ध ढोल नृत्य को है, इसको प्रसिद्धि दिलाई थी, तो जयनारायण व्यास ने दिलाई थी। जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक माने जाते हैं। शेर ए राजस्थान कहा जाता है, ध्यान रखें। और इसके अलावा और ये जो किशनलाल सोनी है, ये भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित से भरतपुर, इस भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और रमेश चंद्र ओझा है, इन्होंने शाहपुरा प्रजामंडल इसकी स्थापना की। और अपना सही उत्तर क्या होता है? मीठालाल व्यास, इन्होंने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। ओके, कंप्लीट होता है यहाँ से। और अगला देखिए, नवज्योति पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? राम नारायण चौधरी, जयनारायण व्यास, ऋषि दत्त मेहता या फिर माणिक्य लाल वर्मा? क्वेश्चन क्या है कि नवज्योति पत्रिका, बताइए। बिल्कुल सही, क्या उत्तर होता है इसका? राम नारायण चौधरी,
इस राम नारायण चौधरी के द्वारा जो है नवज्योति पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो जयनारायण व्यास के द्वारा भी एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, जिसका नाम क्या था? अखंड भारत। अखंड भारत। ये अखंड भारत पत्रिका अपने जयनारायण व्यास के द्वारा, और ये जो ऋषिदत्त मेहता है इनके द्वारा राजस्थान पत्रिका, ठीक है, राजस्थान पत्रिका का क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। अगला देखिए, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? क्या जोरावर सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा, अर्जुन लाल सेठी या फिर सागरमल गोपा? बताइए क्या सही उत्तर होगा इसका। ये मुख्य व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं अपन, तो कौन से बताइए क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? गोपाल सिंह खरवा जो है, इन्होंने ही सर्वप्रथम सशस्त्र क्रांति लाई, इसलिए इनको सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये जोरावर सिंह बारठ जो थे, ये अपने केसरी सिंह बारठ के क्या थे? भाई थे। ठीक है, केसरी सिंह बारठ के भाई कौन थे? जोरावर सिंह थे, और इन्होंने ही लॉर्ड हार्डिंग पर क्या किया था? बम फेंका था, ये भी ध्यान रखें। ये अर्जुन लाल सेठी है, ये प्रथम क्रांतिकारी है, प्रथम क्रांतिकारी कहे जाते हैं अपने राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी है, और इन्होंने ही कहा था कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो फिर भारत को इस अंग्रेजों से आज़ाद कौन करवाएगा, अंग्रेजों को इस भारत से कौन निकालेगा, ये कहा था आपने अर्जुन लाल सेठी ने। ठीक है, और ये जो सागरमल गोपा है, इनके द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई जो मुख्य और बहुत ही फेमस रही है। एक तो है जैसलमेर का गुंडाराज और आज़ादी की दीवाने, ये दो पुस्तकें सागरमल गोपा की पुस्तकें हैं, याद रखें। अंतिम क्वेश्चन, और इसके बाद अपन इस क्लास का समापन करेंगे। और मेरी उम्मीद के मुताबिक अगर आप बहुत अच्छी तरह से देखते हैं क्लास को, तो मैं आगे भी अच्छे से अच्छा प्रयास के द्वारा और क्लासें लाने का प्रयास करूँगा। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। द्वितीय चरण बता रहा हूँ, कौन सा द्वितीय चरण? देखिए, आपको चरण याद रखने होंगे पूरे के पूरे, और एकीकरण, ठीक है, मैं बता देता हूँ, पहले आप नोट कीजिए जो चरण किस प्रकार से याद करने। देखिए, चरण की दिनांक याद करना बहुत सरल है। 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1, ये दिनांकें याद होगी। ठीक है, ये आप आगे वाले याद रखें। और इसमें क्या है कि ये तो हो गया कितने, 48, यानी 1948। ठीक है, 1948 का तो ये है, और उसके बाद ये दो हो जाएगी कौन से, 49, और उसके बाद ये है अपने 50, आराम से हो गया। देखिए, 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण, 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण, और 18 अप्रैल 1948 को तृतीय चरण, 30 मार्च 1949 को कौन सा चरण हो जाएगा, चौथा, और ये मुख्य चरण है। इस कारण ही 30 मार्च को अपने राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद देखिए, मार्च अप्रैल, मार्च मई, तो कौन सा हो जाएगा, मई, यानी 15 मई 1949 को कौन सा पांचवा चरण, 26 नवंबर 1950 को छठा चरण, सॉरी 26 जनवरी 1950 को हमने छठा चरण, और 1 नवंबर 1950 को सातवां। ठीक है, तो इस प्रकार से दिनांक भी याद हो गई, और एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको एकीकरण के नाम याद रखने हैं, वो है कि अपने वह ट्रिक है, एमपी से वह बस राजस्थान आई, एमपी से
वह बस राजस्थान आई। देखिए ये एकीकरण है। अगर आप ये एक तो अपने दिनांक वाली ट्रिक, एक नाम वाली ट्रिक, ये 2-3 ट्रिक लगाएंगे तो आपका पूरा का पूरा एकीकरण 5 लाइनों में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो क्या है MP। अब इस ट्रिक को समझिए। M यानी मत्स्य संघ, क्या हो जाएगा? M यानी मत्स्य संघ, P से पूर्व राजस्थान संघ, और से यानी संयुक्त राजस्थान, वह यानी वृहत राजस्थान। ठीक है, और बस, बस से क्या हो जाएगा? वृहत संयुक्त राजस्थान। ठीक है, और फिर क्या है? राजस्थान आई, तो ये राजस्थान से 2 हो जाएगी, एक तो राजस्थान संघ और एक सिर्फ और सिर्फ राजस्थान। देखिए 7 हो जाते हैं पूरे के पूरे। ऐसे 2-3 ट्रिक्स के माध्यम से आराम से हो जाएंगे आपके क्लियर। और प्रधानमंत्रियों के नाम भी याद रखना है। प्रधानमंत्री कैसे याद रहेंगे? कि सो गो माही, क्या याद रखना है? सो गो माही। यानी पहले एकीकरण में कौन? सो यानी शोभाराम कुमावत, जो आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है वही है, सो यानी शोभाराम कुमावत। दूसरे एकीकरण में गोकुल लाल असावा, तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा, चौथे में हीरालाल शास्त्री, पांचवे में हीरालाल शास्त्री। ठीक है, और छठे में भी हीरालाल शास्त्री। यानी 4, 5 और 6 में तो कौन है? हीरालाल शास्त्री है। और अंतिम जो है 7वां है, उस 7वें में कौन से है? माणिक्यलाल वर्मा है। ठीक है, सॉरी, मोहनलाल सुखाड़िया है। मोहनलाल सुखाड़िया जो आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं, वो है अंतिम चरण के, कि मोहनलाल सुखाड़िया। ये अंतिम का नाम याद हो जाएगा आपका। ये अगर देखिए, पहले शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, और 3 बार हीरालाल शास्त्री लगातार, और फिर मोहनलाल सुखाड़िया। तो हमने प्रश्न किया था कि राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन होंगे? बिल्कुल सही, गोकुललाल असावा। थैंक यू, आप जुड़े रहे मेरे से। और आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।